तो बेटा लास्ट क्लास जो हमारी चल रही थी वो मार्केट फेलियर से रिलेटेड थी, जहाँ पे हम लोगों ने बेसिक बातों को डिस्कस किया था। जैसे कि उसकी डेफिनेशन क्या होती है, उसके बाद प्राइवेट बेनिफिट, प्राइवेट कॉस्ट, एक्सटर्नैलिटी, सोशल सोशल कॉस्ट, सोशल बेनिफिट, एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन, पब्लिक गुड डिस्कस किया था, प्राइवेट गुड डिस्कस किया था एंड मोनोपोली डिस्कस किया था। ठीक है। आज बेटा हम लोग अपनी बात को आगे बढ़ाएंगे और हम लोग अभी जरा डिस्कस करेंगे व्हाट इज मेरिट एंड व्हाट इज डीमेरिट गुड। तो यहाँ पे आइएगा। पहले बेटा जरा बात करते हैं मेरिट गुड की। मेरिट गुड क्या होता है बेटा? मेरिट गुड वो गुड होता है जो कि आपकी सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल होता है। ठीक है। बेनिफिशियल गुड। एग्जाम्पल, एजुकेशन, हेल्थ केयर, एटसेट्रा। ठीक है। ये सारी वो चीजें, लाइब्रेरीज हो गई, सीट बेल्ट हो गई, जो सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल होती है। अच्छा, होता प्रॉब्लम क्या होती है? प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि लोगों को इस गुड की प्रॉपर नॉलेज नहीं है। तो प्रॉब्लम यहाँ पे ये क्रिएट होती है कि अपने पास जहालत चल रही है, यानी कि लैक ऑफ इंफॉर्मेशन। लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, या दूसरा टर्म आप इसको क्या बोलेंगे, लैक ऑफ नॉलेज। ठीक है। अब जब लोगों को इस गुड के बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं है, प्रॉपर अंदाजा नहीं है कि यार ये आपके लिए अच्छा है कि बुरा है, तो जब लोगों को अंदाजा ही नहीं है तो ये गुड्स कैसे होंगे बेटा? ये गुड्स जो होंगे ना, कंज्यूम कम होंगे, यानी कि अंडर कंज्यूम। जब अंडर कंज्यूम होंगे तो लॉजिकल सी बात है, प्रोड्यूसर बनाएगा भी नहीं क्योंकि बिक नहीं रहा है, तो अंडर प्रोड्यूस्ड। ठीक है। और जब बेटा ये आपके पास अंडर प्रोड्यूस होते हैं, तो इसके लिए हम लोग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन काफी कम लगा रहे होंगे। इसका मतलब क्या है कि ये गुड्स क्या हो जाएंगे, अंडर एलोकेटेड। सही है। नॉर्मली, नॉट ऑलवेज, नॉर्मली या यूजुअली, यूजुअली ओवरचार्ज। हमेशा ऐसा नहीं कि ओवरचार्ज हो, बट यूजुअली ये ओवरचार्ज ही हो। अच्छा, अब इन गुड्स से हमारे पास क्या आता है बेटा? इन गुड्स से हमारे पास आता है एक्सटर्नल बेनिफिट। इन गुड्स से हमें मिलता है एक्सटर्नल बेनिफिट। ठीक है। और यहाँ पर सोसाइटी का बेनिफिट जो होता है ना, वो ज्यादा होता है। बेनिफिट टू सोसाइटी, बेनिफिट टू सोसाइटी इज ग्रेटर देन बेनिफिट टू इंडिविजुअल। बेनिफिट टू सोसाइटी ज्यादा होता है और बेनिफिट टू इंडिविजुअल जो होता है आपके पास कम होता है। अब ये दो बातें क्या है, इनके बारे में जरा हमने डिस्कस करना। देखो बेटा, बात सुनो। सोशल बेनिफिट का फॉर्मूला क्या होता है? सोशल बेनिफिट इज इक्वल्स टू प्राइवेट बेनिफिट प्लस एक्सटर्नल बेनिफिट। ठीक है। तो सोशल बेनिफिट दो चीजों को मिला के बनता है, प्राइवेट बेनिफिट और एक्सटर्नल बेनिफिट को। बेटा फॉर एग्जांपल आपका प्राइवेट बेनिफिट 10 आ रहा है, सोसाइटी को बेनिफिट मतलब एक्सटर्नल बेनिफिट जो आपके पास आ रहा है वो 5 रुपए का आ रहा है। ठीक है। आपका प्राइवेट बेनिफिट 10 है, एक्सटर्नल बेनिफिट 5 है, तो सोशल बेनिफिट कितना आ गया बेटा? 15। तो 15 तो लॉजिकली सोसाइटी से ज्यादा ही है ना, सॉरी 15 तो लॉजिकली प्राइवेट से ज्यादा ही है। मैथ्स है ना, सिंपल सी। ये टोटल सोसाइटी का बेनिफिट इज ग्रेटर देन इंडिविजुअल का बेनिफिट। तो ये वाली बात तो बेटा आपकी यहाँ पे क्लियर हो जाती है कि मैथमेटिकली ये चीज सही है। अच्छा, अब अगर दूसरी बात करें कि हाउ दीज गुड्स क्रिएट एक्सटर्नल बेनिफिट, तो ये देखो, सोशल बेनिफिट इज इक्वल्स टू प्राइवेट बेनिफिट प्लस एक्सटर्नल बेनिफिट, सोशल कॉस्ट इक्वल्स टू प्राइवेट कॉस्ट प्लस एक्सटर्नल कॉस्ट। बेटा आप लोग अभी बैठ के पढ़ रहे हो, आप लोगों को सेटिस्फेक्शन मिल रही है, समझ आता है, तभी पढ़ते हैं ना। तो आपको प्राइवेट बेनिफिट मिल गया, आप लोग फीस वगैरह पे करते हैं, आपकी प्राइवेट कॉस्ट आ गई। आगे जाके किसी को नौकरी देंगे, एक्सटर्नल बेनिफिट आ जाएगा। क्या आपके अभी यहाँ पे पढ़ने से आपके पड़ोसी को या आपके रिश्तेदार को मसला हो रहा है? नो। तो एक्सटर्नल कॉस्ट इज जीरो। तो बेटा ये देखो कि सोशल बेनिफिट में कितने टिक आ गए? दो। जबकि सोशल कॉस्ट में से कितना आ रहा है? एक आ रहा है। यानी कि मेरा बेटा मैरिड गुड में सोशल बेनिफिट इज ऑलवेज ग्रेटर देन सोशल कॉस्ट, विच क्रिएट्स व्हाट? विच क्रिएट्स एक्सटर्नल, विच क्रिएट्स एक्सटर्नल बेनिफिट। ठीक है। ये क्या क्रिएट करता है भाई? ये क्रिएट करता है एक्सटर्नल बेनिफिट। जब आपका बेनिफिट ज्यादा होता है और आपकी कॉस्ट कम होती है,
तो बेटा ये क्या क्रिएट करेगा, ये क्रिएट करेगा आपके लिए एक्सटर्नल बेनिफिट। भाई क्या है इसको, बस समझ जाओ, ये क्या क्रिएट करेगा भाई आपके लिए एक्सटर्नल बेनिफिट क्रिएट करेगा। कोई मसले वाली बात, क्लियर है यहाँ तक कहानी। चलो, अगर इसको डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट किया जाए तो ये कैसे होता है बेटा, मेरी बातों को गौर से सुनना, मेरी बातों को गौर से सुनना, मैं क्या कह रहा हूँ। ये डिमांड होनी चाहिए थी, ये डिमांड है नहीं, बट ये डिमांड आपकी होनी चाहिए थी। ठीक है, ये डिमांड आपकी होनी चाहिए थी बट ये हो नहीं रही। ये सप्लाई आपकी होनी चाहिए थी, ये सप्लाई आपकी होनी चाहिए थी। सही है, ये इक्विलिब्रियम होना चाहिए था, ये इक्विलिब्रियम क्वांटिटी होनी चाहिए थी, और ये इक्विलिब्रियम प्राइस होनी चाहिए थी। ये है नहीं बट ये होनी चाहिए। बट ड्यू टू लैक ऑफ इंफॉर्मेशन ये गुड्स क्या हो रहे हैं बेटा, दीज गुड्स आर अंडर कंज्यूम। तो जब अंडर कंज्यूम हो रहे हैं, इसका सिंपल सा मतलब क्या है कि इन गुड्स की डिमांड मार्केट में कैसी हो रही है, इनकी डिमांड मार्केट में फॉल हो रही है। होना ये चाहिए था बट हो ये रहा है, दीज गुड्स आर अंडर कंज्यूम। तो बेटा असल में आपकी डिमांड क्या चल रही है, ये असल में आपकी डिमांड क्या चल रही है बेटा, ये चल रही है। ठीक है, असल में आपकी डिमांड ये चल रही है, असल में आपकी इक्विलिब्रियम ये चल रही है, असल में आपकी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी ये आ गई, और असल में आपकी इक्विलिब्रियम प्राइस क्या आ रही है बेटा, ये आ रही है। ठीक है, असल में प्राइसेस कम चल रही हैं और आपकी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी भी कम चल रही है। तो हमने जब इक्विलिब्रियम क्वांटिटी को कम किया, हमने अंडर वाले मामलात को यहाँ पे रिप्रेजेंट करवा दिया है कि दीज गुड्स आर अंडर कंज्यूम, अंडर प्रोड्यूस्ड एंड अंडर एलोकेटेड। कोई मसले वाली बात। बेटा एक्सप्लेनेशन दिखा रहा हूँ, एक मरतबा पढ़ लें एक्सप्लेनेशन, फिर हम लोग बात को आगे बढ़ाएंगे। ये वाली एक्सप्लेनेशन रीड करें जरा, एक्सप्लेनेशन रीड करें। मैंने कहा था यूजुअली हमेशा ओवरचार्ज नहीं होते, और बेटा मार्केट फेलियर के टॉपिक में आप प्राइजेस को इग्नोर करते हो। प्राइस कुछ भी चल रही है हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। रीड कर लिया आप लोगों ने। जल्दी करें। डन। बेटा लास्ट पैराग्राफ में क्या लिखा हुआ है, लास्ट पैराग्राफ में ये लिखा हुआ है कि अंडर कंजम्पशन विल लीड टू अंडर प्रोडक्शन, हैंस ओवर अंडर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। कि भाई जब लोग कम खरीदेंगे तो मैं प्रोड्यूस भी कम करूंगा, जिसका मतलब है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कम लगाऊंगा। इसकी वजह से क्या क्रिएट हो जाती है, मार्केट फेलियर क्रिएट हो जाता है। कोई मसले वाली बात। चलो अब आगे बात करते हैं बेटा, मैरिट की हमने बात कर ली, अब डी मैरिट की बात करते हैं। अच्छा, अब डी मैरिट जो होता है ना, डी मैरिट कंप्लीटली ऑपोजिट। सही है, डी मैरिट कंप्लीटली इसका ऑपोजिट गुण होता है। और डी मैरिट का आपको पता है कि वो हार्मफुल फॉर सोसाइटी होता है। डी, 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 मैरिट गुण।
क्या होता है जी? हार्मफुल फॉर सोसाइटी, हार्मफुल फॉर सोसाइटी। एग्जाम्पल, ड्रग्स, अल्कोहल, ठीक है। ये वो चीजें जो कि सोसाइटी के लिए आपके हार्मफुल होती है। फसाद की जड़ यहाँ पे भी वही है, लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, या फिर लैक ऑफ नॉलेज, ठीक है। अब ये लैक ऑफ नॉलेज से आपके पास प्रॉब्लम क्या आती है कि यार ये जो डीमेरिट गुड होते हैं ना बेटा, वेपन डिपेंड करता है कि आप किस काम के लिए यूज करें। वेपन जरूरी नहीं है डीमेरिट। तो बेटा इस प्रॉब्लम की वजह से क्या हमारे पास मामला चलते हैं कि ये जो गुड होते हैं ना, ये ओवर कंज्यूम्ड होते हैं। जब ये ओवर कंज्यूम होंगे तो लॉजिकल सी बात है बेटा, प्रोड्यूस भी ज्यादा होंगे, ओवर प्रोड्यूस्ड। और जब ये प्रोड्यूस ज्यादा होंगे तो इनके लिए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन भी ज्यादा लग रहे होंगे, ओवर एलोकेटेड, ठीक है। अच्छा भाई, अब यहाँ पे क्या केस चल रहा है कि कॉस्ट टू सोसाइटी इज ग्रेटर देन, इज ग्रेटर देन कॉस्ट टू इंडिविजुअल, ठीक है। कि आपकी सोसाइटी की कॉस्ट ज्यादा होती है और इंडिविजुअल की कॉस्ट कम होती है। अच्छा भाई, और यहाँ पे क्या चीज क्रिएट होती है? इधर क्रिएट होती है बेटा एक्सटर्नल कॉस्ट। सर ये दो बातें समझा दें, इधर आओ बेटा। सोशल कॉस्ट इज इक्वल्स टू प्राइवेट कॉस्ट प्लस एक्सटर्नल कॉस्ट, ठीक है। सोशल कॉस्ट में किस तरह दो चीजें आती है, प्राइवेट एंड एक्सटर्नल। फॉर एग्जाम्पल मैंने सिगरेट पी तो मैंने 10 रुपया पे किया, मेरी वजह से 5 की पैसिव स्मोकिंग हुई है, तो बेटा टोटल सोसाइटी को कितनी कॉस्ट पड़ गई? 15। और 15 इज ग्रेटर देन 10। तो मैथमेटिकली पूरी सोसाइटी की कॉस्ट इज ग्रेटर देन इंडिविजुअल की कॉस्ट। तो ये बात तो मैथ्स के हिसाब से सही है। अच्छा बेटा, सोशल बेनिफिट इज इक्वल्स टू प्राइवेट बेनिफिट प्लस एक्सटर्नल बेनिफिट। भाई अगर मैं एक रूम में बैठा हुआ हूँ लोगों के साथ और मैं सिगरेट जला के बैठ जाऊं तो मुझे सेटिस्फेक्शन मिलेगी, यानी कि मेरा प्राइवेट बेनिफिट आ जाएगा। मैंने पैसा पे किया होगा, यानी कि मेरी प्राइवेट कॉस्ट आ गई। पैसिव स्मोकिंग होगी, एक्सटर्नल कॉस्ट आ गई। क्या मेरे सिगरेट पीने से किसी को फायदा होगा? नो। तो बेटा एक्सटर्नल बेनिफिट क्या आ रही है आपकी? जीरो आ रही है। यहाँ पर कितने टिक आ गए? दो। यहाँ पे कितना टिक आ गया? एक। तो बेटा इन डीमेरिट गुड्स सोशल कॉस्ट इज ऑलवेज ग्रेटर देन सोशल बेनिफिट। और ये चीज हमें यहाँ पे ऐसे रिप्रेजेंट हो रही है, ठीक है। ये चीज हमें ऐसे यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रही है, कॉस्ट टू सोसाइटी इज ग्रेटर देन कॉस्ट टू इंडिविजुअल एंड दिस कुड क्रिएट एक्सटर्नल कॉस्ट। अब इसकी जरा डायग्राम को देखो। इधर आ गई प्राइस, ये आ गई क्वांटिटी। अगेन बेटा ये डिमांड होनी चाहिए थी, ये सप्लाई होनी चाहिए थी। डिमांड, सप्लाई, ये इक्विलिब्रियम होना चाहिए था। ये इक्विलिब्रियम क्वांटिटी होनी चाहिए थी और ये इक्विलिब्रियम प्राइस होनी चाहिए थी, ठीक है। बट ड्यू टू लैक ऑफ इंफॉर्मेशन दीज गुड्स आर ओवर कंज्यूम। और जब ओवर कंज्यूम होंगे तो प्रोड्यूस भी ज्यादा हो रहे होंगे। तो बेटा जब ये ओवर प्रोड्यूस हो रहे होंगे तो इनकी सप्लाई भी क्या हो जाएगी भाई? बढ़ेगी। तो असल में आपकी सप्लाई चल रही है ये, असल में आपका इक्विलिब्रियम चल रहा है E1। असल में इक्विलिब्रियम क्वांटिटी आ रही है आपकी Q1। और बेटा असल में आपकी प्राइसेस क्या आ रही हैं? असल में आपकी प्राइसेस आ रही हैं P1, ठीक है। तो असल वाली जो कहानी है वो आपके पास ये चल रही है कि असल में आप किधर ऑपरेट कर रहे हैं भाई? असल में आप ऑपरेट कर रहे हैं Q1 के ऊपर, कोई मसले वाली बात। अच्छा, यूजुअली दीज गुड्स आर अंडर चार्ज, यूजुअली दीज गुड्स आर अंडर चार्ज, बट हमेशा ये केस नहीं होता। अब वो डिपेंड करता है गुड टू गुड के ऊपर। अब बच्चा मुझसे पूछता है कि सर अगर आपने यहाँ पे ओवर कंज्यूम लिखा हुआ है तो मैं डिमांड भी तो इंक्रीज करके दिखा सकता हूँ, और अगर आपने यहाँ पे अंडर प्रोड्यूस लिखा हुआ है तो मैं सप्लाई भी तो डिक्रीज करके दिखा सकता हूँ। बिल्कुल कर सकते हैं। बट एग्जामिनर का प्रेफर्ड तरीका है, वो कहता है कि यार मेरिट को आप लिंक करोगे डिमांड के साथ और डी मेरिट को आप लिंक करेंगे सप्लाई के साथ। समझ गए हैं बेटा बात को? मेरिट को आपने डिमांड के साथ लिंक करना है और डी मेरिट को आपने सप्लाई के साथ लिंक करना है। कोई प्रॉब्लम? एक्सप्लेनेशन पढ़े जरा जल्दी से। पढ़ लें बेटा इसको जल्दी से।
डन। चलो चले जी, आगे बात करते हैं। बेटा अब पॉलिसीज की भी बात कर लेते हैं। अब देखो मार्केट फेलियर हो तो गया, बट पॉलिसीज भी तो लगा के हम लोग उसको सही करेंगे ना। तो आपके पास क्वेश्चन में ये भी आएगा कि यार मुझे ये बताओ कि मैं क्या क्या पॉलिसीज लगा के मार्केट फेलियर को सॉल्व कर सकता हूँ। बेटा पहले मेरिट गुड की बात करें। जब आप पॉलिसी की बात करते हो आपको बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स दोनों लिखने होते हैं, ठीक है। तो आप, क्योंकि मेरिट गुड एक अच्छा गुड है सोसाइटी के लिए, तो आप बोलेंगे कि आप क्या दें इसको, सब्सिडी। सब्सिडी देंगे तो अंडर प्रोड्यूस वाला मसला हल हो जाएगा, क्योंकि फिर आपकी सप्लाई बढ़ना शुरू हो जाएगी। ठीक है। अंडर प्रोड्यूस वाला मसला आपका हल हो जाएगा, सप्लाई बढ़ेगी, आपकी प्राइसेस कम होंगी, ओवरऑल आपका आउटपुट बढ़ेगा। बट बेटा एक अचार पॉइंट है, जिस तरह दाल चावल के साथ, सालन के साथ, हर चीज के साथ अचार चलता है ना, वैसे यहाँ पे अचार पॉइंट क्या है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये हर जगह आ जाएगा। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉर गॉन, ये मैं पढ़ाऊंगा अभी आगे जाके। आप बोले यार आप सब्सिडी दे रहे हो मैरिड गुड के ऊपर, इससे अच्छा एक्सपोर्ट करने वाली कंपनीज को सब्सिडी दे दो ताकि एक्सपोर्ट्स बढ़ जाए। या आप अगर एजुकेशन में सब्सिडी लगा रहे हैं, आप इससे बेहतर है रोड बना लें। सही है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। और असल फसाद की जड़ होती है लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन। बेटा बात सुनो, कोविड की वैक्सीन फ्री ऑफ कॉस्ट लग रही थी, ठीक है। कोविड की वैक्सीन लग रही है फ्री ऑफ कॉस्ट, उसके बावजूद कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने नहीं लगवाई। उसके बावजूद कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई। तो वही वाली बात है ना भाई, कि ये लोग सही तरीके से बेनिफिट को समझ ही नहीं पाए। तो प्राइस इज नॉट द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम है जहालत। सही है। अब इसकी डायग्राम ये देखो, ये नॉर्मल एक सब्सिडी की बनी है कि सब्सिडी से आपकी सप्लाई राइट बढ़ जाएगी, आपकी क्वांटिटी बढ़ जाएगी, सिंपल है। दूसरा तरीका होता है एडवर्टाइजमेंट। बेटा एडवर्टाइजमेंट दो तरह की होती है, इन्फॉर्मेटिव एंड परसुएसिव। इन्फॉर्मेटिव का मतलब नॉलेज देना, परसुएसिव का मतलब टू अट्रैक्ट कस्टमर्स। आपकी डिमांड बढ़ेगी, आप जब लोगों को बेनिफिट देंगे, आप लोगों को बताएंगे देखो इसका ये फायदा है, उसकी वजह से आपकी डिमांड बढ़ती है। और बेटा जब उसकी वजह से आपकी डिमांड बढ़ेगी, उसकी वजह से जब आपकी डिमांड बढ़ेगी, तो आपके जो एक प्रॉब्लम है लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन वाली, वो प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। लेकिन यूजुअली क्या होता है कि एडवर्टाइजिंग करने से बेटा जब डिमांड बढ़ती है ना, ये देखो तो प्राइसेस बढ़ जाती है। तो एक तो ये प्रॉब्लम के प्राइस बढ़ेगी। दूसरी बात, एडवर्टाइजिंग इज नॉट चीप, एडवर्टाइजिंग इज एक्सपेंसिव। सही है। एडवर्टाइजिंग में पैसा लगता है, एडवर्टाइजिंग में टाइम लगता है, विल टेक टाइम फॉर इम्पैक्ट। उसके अलावा आपकी टारगेट मार्केट क्या है, आप किस तरह के लोगों को टारगेट कर रहे हैं, आप किस तरह के लोगों को अपना माल बेचना चाहते हैं, उनको अपनी तरफ खींचना चाहते हैं, इजी टू अंडरस्टैंड है कि नहीं है। तो ये सारी चीजें बेटा बड़ी इंपॉर्टेंट है जो आपको समझनी पड़ेंगी। इसके बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स सब आपने बताने। तीसरा है स्टेट प्रोविजन, के गवर्नमेंट खुद देना शुरू कर दे, तो वो अफोर्डेबल हो जाएगा हर बंदे के लिए, हर बंदे के लिए अवेलेबल हो जाएगा। बट अगेन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के भाई, यही पैसा गवर्नमेंट कहीं और लगा दे। फिर गवर्नमेंट फोकसेस ऑन क्वांटिटी रादर देन क्वालिटी, तो क्वांटिटी बेहतर होगी, क्वालिटी बेहतर नहीं होगी। और कंप्लीट गवर्नमेंट कंट्रोल रहेगा, तो ये भी एक प्रॉब्लम हमारे पास है कि वो कभी भी इनोवेशन नहीं लेके आते। एक और पॉइंट है जो यहाँ पे लिखा जाता है, उसका नाम है मैक्सिमम प्राइस। मैक्सिमम प्राइस वैसे तो बड़ी घटिया पॉलिसी है मार्केट फेलियर को सॉल्व करने के लिए, बट क्योंकि आपकी बुक में लिखा हुआ है और टीचर्स पढ़ाते भी है कुछ कुछ, तो आपको पता होना चाहिए कि मैक्सिमम प्राइस होती है, अगर एमसीक्यू में आ गया तो। बट आप ये एक्सप्लेन नहीं करोगे अपने पास, अपना क्या कहते हैं, पेपर टू के अंदर। समझ गए हैं बात को। अगर इसी तरह मैं बात करूं, पॉलिसीज टू सॉल्व डीमेरिट गुड, पॉलिसीज टू सॉल्व डीमेरिट गुड। अब बेटा डीमेरिट गुड कौन सा गुड होता है? डीमेरिट गुड बेटा वो गुड होता है जो कि सोसाइटी के लिए हार्मफुल है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लगाएंगे बेटा, हम लोग यहाँ पे लगाएंगे इनडायरेक्ट टैक्सेस। जिसकी वजह से क्या होगा, जिसकी वजह से ये होगा कि आपकी प्राइसेस वगैरह बढ़ेंगी, लोग कम खरीदेंगे। और क्या कहते हैं, लोग जब कम खरीदेंगे तो उसकी वजह से आपकी ओवरऑल क्वांटिटी कंजम्पशन जो है वो फॉल हो जाएगी। और हमारा ऑब्जेक्टिव भी यही है कि हमने क्वांटिटी को कम करवाना है। बट द प्रॉब्लम इज कि ये इफेक्टिव सिर्फ तब होगी जब डिमांड इलास्टिक। अगर बेटा आपकी डिमांड इलास्टिक है तो प्राइसेस थोड़े से बढ़ेंगी, डिमांड कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा से फॉल हो जाएगी। लेकिन यूजुअली क्या होता है कि सिगरेट, शराब, अल्कोहल वगैरह जो होते हैं ना, इनकी डिमांड होती है इन इलास्टिक।
जब इनकी डिमांड बेटा इनइलास्टिक है, तो सप्लाई कम भी हो जाए भले और प्राइसेस भले बढ़ भी जाए, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव है क्वांटिटी कम करवाना। हाँ ये जरूर है कि हम लोग टैक्स रेवेन्यू कमा लेंगे, किसी हद तक कोई फायदा कमा लेंगे, गवर्नमेंट को पैसा मिल जाएगा, बट ये कमाना हमारा मेन ऑब्जेक्टिव नहीं। और फिर वही वाली बात है कि बेटा देखो, मैं एक्सटर्नल कॉस्ट को मेजर नहीं कर सकता। अगर मैंने बहुत ज्यादा इनडायरेक्ट टैक्स लगा दिया तो महंगाई आ जाएगी, बहुत कम इनडायरेक्ट टैक्स लगाऊंगा तो वो किसी काम का नहीं है। समझे बात को? तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको कंसिडर करनी पड़ेगी। दूसरा ऑप्शन है भाई, कंप्लीटली बैन कर दो। बैन कर दो उसको भाई, जो है क्या कहते हैं, प्रोड्यूस ही ना होने दो। बैन कर देंगे तो बेटा उससे प्रॉब्लम क्या है, बेरोजगारी बढ़ेगी। अगर मैं इंटरनेशनल ट्रेडिंग में बैन करूंगा तो उसकी वजह से ट्रेड रिलेशन खराब हो जाएंगे, लड़ाई हो जाएगी, ट्रेड रिलेशन मेरे खराब हो जाएंगे। बट एक बेनिफिट है कि आपका हेल्थ कंडीशन इंप्रूव होगी, लोग काम पे सही पहुंचेंगे, हेल्दी रहेंगे, तो वो काम आपका अच्छा हो जाएगा। एडवर्टाइजिंग सेम एज इट इज, जो पीछे पड़ा था वही है, बट फर्क क्या है कि वहां पे हम लोग डिमांड बढ़ा रहे थे, यहाँ पे हम लोग डिमांड को बेटा कम करेंगे। यहाँ पे हमने डिमांड को कम करना है। आप लोगों को सिगरेट के, शराब के, अल्कोहल के बुराइयां बताएंगे, ड्रग्स की बुराइयां बताएंगे कि जी देखो ये प्रॉब्लम होती है, आगे जाके आप मर जाओगे, लिवर फेल हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो इससे क्या होगा कि लोगों की डिमांड जो है वो फॉल हो जाएगी, और जब लोगों की डिमांड फॉल होगी तो हमारा असल ऑब्जेक्टिव जो था वो अचीव हो जाए। ठीक है। और जिस तरह मैंने वहां पे बताया कि आप मैक्सिमम प्राइस यूज कर सकते हैं, तो यहाँ पे बेटा क्या यूज करेंगे आप? मिनिमम प्राइस, कि भाई ये एक लिमिट है। यहाँ पे आपने प्राइस ऊपर चार्ज कर दी, जब आप ऊपर चार्ज करेंगे तो आपके पास जो है वो लोग कम खरीदेंगे, और फिर ये बनेगा भी कम। बेटा कोई टेंशन वाली बात, सारी बातें क्लियर हैं यहाँ पे। सही है। चलो, अब जरा हम लोग बढ़ते हैं इसके पास पेपर क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, मुझे बस 2 मिनट दें, ये क्वेश्चन रीड करें, मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ। तो बेटा मई जून 2018 का पेपर है, वेरिएंट 22। कहता है, Swaziland is a small African country where 6 in 10 people live in poverty and most firms are small and use capital equipment। कहता है कि भाई स्वाजिलैंड एक अफ्रीकन कंट्री है जहां पे से 10 में से 6 लोग गुर्बत में रहते हैं, यानी कि 60% वहां पे पॉवर्टी रेट। और छोटी छोटी दुकानें हैं, तो वो बहुत कम कैपिटल यूज करते हैं। In October 2015, it opened a new airport. Some economists suggest that the building of the airport involved a high opportunity cost and caused a range of external costs। नया एयरपोर्ट खोल रहे हैं तो कुछ लोग कहते हैं कि यार इससे एक्सटर्नल कॉस्ट बढ़ेगी और ये आप लोगों के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं। द बिल्डिंग ऑफ द एयरपोर्ट इज पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट्स प्लान टू टर्न द कंट्री फ्रॉम अ डेवलपिंग इनटू अ डेवलप्ड कंट्री। कहता है कि गवर्नमेंट का प्लान है कि वो डेवलपिंग से डेवलप कंट्री में जाना चाह रहा है। हम लोग करेंगे बेटा पार्ट सी, एनालाइज द एक्सटर्नल कॉस्ट दैट कैन बी कॉज्ड बाय बिल्डिंग एंड एक्सपेंशन ऑफ एन एयरपोर्ट। तो बेटा सबसे पहले आपने यहाँ पे क्या करना है, क्वेश्चन में वो पूछता है कि यार मुझे ये बताओ कि एक्सटर्नल कॉस्ट क्या क्या हो सकती है एयरपोर्ट से। पहले तो आप इसको डिफाइन करेंगे, डिफाइन करेंगे एक्सटर्नल कॉस्ट, व्हाट इज एक्सटर्नल कॉस्ट। जब आपने डिफाइन कर दिया, आप इसको बताएंगे कोई सी भी तीन, 2 से 3, क्योंकि देखो हमने 3 पॉइंट लिखने हैं ना 6 मार्क के आंसर में।
तो एक्सटर्नल कॉस्ट या थर्ड पार्टी कॉस्ट, क्या मैं ये कह सकता हूँ कि जितने ज्यादा एयरपोर्ट हमारे पास बनते रहेंगे उतनी ज्यादा हमारे पास ट्रैफिक कंजेशन भी तो हो सकता है, ट्रैफिक जैम भी तो हो सकता है कि एयरपोर्ट वाले रोड पे, क्योंकि अगर फ्लाइट आ रही है और मुझे पहुंचना है तो आपके पास ट्रैफिक जैम भी तो हो सकता है ना, तो एक प्रॉब्लम आ गई ट्रैफिक जैम। जितने एयरपोर्ट बनेंगे उतना जहाज उड़ेंगे, जितने जहाज उड़ेंगे उतनी एयर पोल्यूशन, उतनी नॉइज पोल्यूशन। सही है। जब मैं पूरे का पूरा एयरपोर्ट कंस्ट्रक्ट करूंगा तो बेटा उसकी वजह से शोर शराबा, उसकी वजह से पोल्यूशन। एयरपोर्ट के आसपास जो घर होंगे वहां पर शोर आता होगा जहाज के टेक ऑफ का, जहाज के लैंड का। तो एक एक जरा सी ये डिटेल्ड थॉट है, क्या आप ऐसी जगह पे रहना पसंद करेंगे जहां पे शोर बहुत है? भाई मैं तो पसंद नहीं करूंगा, मुझे इंतहाई नफरत है शोर से। तो बेटा अगर आपको नफरत है शोर से तो आप उस जगह पे अपना घर भी नहीं लेंगे। तो आप जैसे बहुत सारे ऐसे कंज्यूमर होंगे जिस तरह की सोच रखते होंगे, तो बेटा मेरा, वो लोग जो वहां पे ऑलरेडी रह रहे हैं उनके घरों की वैल्यू क्या हो जाएगी? गिर जाएगी। उनके घरों की वैल्यू गिर जाएगी क्योंकि शोर शराबा इतना ज्यादा है, तो हो सकता है कि उससे वैल्यू ऑफ हाउसेज नियर एयरपोर्ट क्या हो जाए? फॉल हो जाए। तो ये भी एक प्रॉब्लम आप लिख सकते हैं। मैंने आपको चार बातें बताई हैं, कोई सी भी तीन आप लिख लें। पहले आपने डिफाइन किया व्हाट इज एक्सटर्नल कॉस्ट, इज अ नेगेटिव अफेक्ट ऑन थर्ड पार्टी एंड इट इज कैलकुलेटेड थ्रू फॉर्मूला सोशल कॉस्ट माइनस प्राइवेट कॉस्ट। तो ये आपने बात बताई। फिर बताया आपने कि जब एयरपोर्ट एक्सपेंड होगा इसका मतलब है कि नई बिल्डिंग बनेगी, नया रनवे कंस्ट्रक्ट होगा विच विल लीड टू पोल्यूशन एंड हेल्थ हैजर्ड, एग्जांपल डस्ट। ठीक है। उसकी वजह से क्या होगा? ट्रैफिक जैम होंगे विच विल फर्दर गिव राइज टू पोल्यूशन इन इकोनॉमी, फॉर एग्जांपल नॉइज पोल्यूशन। ठीक है। अगर एयरपोर्ट बनेगा तो जहाज बार बार आ जा रहे होंगे जिसकी वजह से शोर होगा। ठीक है। तो वो लोग जो कि ऑलरेडी उस घर में रह रहे हैं, उसके आसपास एरिया में रहते हैं, उनके घरों की वैल्यू कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि कंज्यूमर उनके घर पे, उनका घर खरीदेंगे नहीं शोर की वजह से। लोग बोलेंगे सराउंडिंग एरिया में बहुत शोर है तो मैं यहाँ पे नहीं रह सकता। तो इससे क्या होगा? घरों की वैल्यू फॉल हो जाएगी। बेटा कोई मसले वाली बात? चले। फिर जी एक और क्वेश्चन है। द इंडियन गवर्नमेंट हैज डिक्लेयर्ड दैट द कंट्री नाउ अ मेजर कार प्रोड्यूसर will sell only electric cars by 2030. The government wants to reduce external costs, some of which are caused by petrol and diesel cars. तो कहता है कि भाई हम एक्सटर्नल कॉस्ट कम करना चाहते हैं जो कि पेट्रोल और डीजल कार से हमारे पास हो रही है। डिमांड फॉर इलेक्ट्रिक कार इज करंटली रिलेटिवली लो एंड प्राइस इलास्टिक। कहता है कि इलेक्ट्रिक कार की जो डिमांड है वो कम है और इलास्टिक है। The government, however, thinks that it will not need to subsidize the production of electric cars to achieve its target. कहता है कि हमें ऐसा लगता है कि अपना टारगेट अचीव करने के लिए इलेक्ट्रिक कार को सब्सिडी देने की जरूरत नहीं है। सही है। तो अब यहाँ पे जरा क्वेश्चन को पढ़िएगा। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है डिफाइन एक्सटर्नल कॉस्ट। डिफाइन कर दिया आपने सिंपल सा। एक्सटर्नल कॉस्ट द हार्मफुल इफेक्ट ऑन थर्ड पार्टी व्हिच हैज नो डायरेक्ट लिंक विद द कंजम्पशन और प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कैलकुलेटेड थ्रू अ फॉर्मूला। एक्सटर्नल कॉस्ट इज इक्वल्स टू सोशल कॉस्ट लेस प्राइवेट कॉस्ट। सिंपल सा आपने डिफाइन किया बेटा, 2 मार्क आपने यहाँ पे अपने उठा के साइड में हो। पार्ट डी कहता है डिस्कस वेदर कार शुड बी प्रोड्यूस्ड बाय द प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर। कहता है कि गाड़ी क्या प्राइवेट सेक्टर को बनानी चाहिए कि पब्लिक सेक्टर को बनानी चाहिए? बेटा प्राइवेट वाले को आपने पब्लिक के साथ कंपेयर करना है कि प्राइवेट वाला आपको ऐसे क्या बेनिफिट्स देगा जो पब्लिक वाला नहीं देगा। फिर आपने हाउ एवर करके बात करनी है कि पब्लिक वाला आपको ऐसे क्या बेनिफिट देगा जो प्राइवेट वाला नहीं देगा। अब यहाँ पे देखो, पहले तो मैंने बताया कि व्हाट इज प्राइवेट सेक्टर, इट इज ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय प्राइवेट इंडिविजुअल्स। इनका मेन ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना होता है, तो वो कभी भी अपनी क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, और जब भी अपनी क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे तो वो हमेशा एक कंफर्टेबल कार राइड देने की कोशिश करेंगे और कस्टमर जो है वो इनोवेशन से जो है वो बेनिफिट कमा रहे होंगे। फिर लिखा हुआ है जी कंपटीशन बहुत ज्यादा है, तो प्रोड्यूसर लोग अपनी कॉस्ट कम रखेंगे, वो एफिशिएंट रहेंगे। एफिशिएंट रहेंगे तो उनकी प्राइसेस कम होंगी जिससे कस्टमर अट्रैक्ट होगा और लो प्राइसेस पे कस्टमर गाड़ी खरीद रहा होगा। तीसरा पॉइंट मैंने लिखा इजी टू रेज फाइनेंस, मोर इन्वेस्टमेंट आएगी, इनोवेशन आएगी, माइट नीड टू न्यू फ्यूचर्स इन कार। आप चाहो तो आप इसको एक्सपोर्ट के साथ लिंक कर सकते हो कि जी इनोवेशन आ रही है, चीजें अच्छी बन रही हैं तो उससे एक्सपोर्ट बढ़ने के चांसेस है। ठीक है। आप उससे और क्या कह सकते हैं भाई, क्वेश्चन में क्या बोला था? आप उससे ये बात बताएं कि नए नए बिजनेसेस मार्केट में आएंगे तो उससे एम्प्लॉयमेंट वगैरह बढ़ेगी, जीडीपी बढ़ेगा, तो प्राइवेट
ये प्राइवेट गुड वर्सेस पब्लिक गुड की बात चल रही है। ठीक है, ये उसके साथ लिंक हो रहा है, तो आपने उसको कंपैरिजन किया। हाउएवर, गवर्नमेंट कॉस्ट एंड बेनिफिट ऑफ सोसाइटी को कंसिडर करता है। गवर्नमेंट देखेगा कि यार अगर एक्सटर्नल कॉस्ट ज्यादा है गाड़ी बनाने की, तो गवर्नमेंट नहीं बनाएगा, गवर्नमेंट सबको साथ लेके चलता है। गवर्नमेंट नीड को फुलफिल करता है रादर देन वांट्स। गवर्नमेंट कहता है कि भाई लोगों की जरूरत पूरी हो जाए, तो वो भले आपके पास इनकम है कि नहीं है, वो आपके लिए गाड़ी बनाएगा, आपको गाड़ी देगा। एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, जीडीपी बढ़ेगा, इकोनॉमिक ग्रोथ। क्योंकि देखो, हम अगर प्राइवेट इंडिविजुअल की बात करें, हम लोग सिर्फ उस बंदे को नौकरी देते हैं जो कॉम्पिटेंट होता है, मतलब कि मुझे पता है कि मुझे किसी तरह फायदा देगा। बट गवर्नमेंट ये नहीं देखता कि आप पढ़े लिखे हैं कि नहीं है, गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव है नौकरी देना। भले वो पैसे कम देगा बट नौकरी देगा आपको, तो उससे आपकी स्पेंडिंग पावर बढ़ती है, आपका जीडीपी बढ़ेगा, आपका इकोनॉमिक ग्रोथ इंक्रीज हो रहा होगा। कोई मसले वाली बात है? क्लियर है बेटा? अब बेटा मार्केट फेलियर का ड्यू डेट मैं आपको दे रहा हूँ। मार्केट फेलियर ड्यू डेट थर्सडे। इसका स्क्रीनशॉट लो और ग्रुप पे डालो। स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप पे डालो। ले लिया स्क्रीनशॉट? स्क्रीनशॉट ले लिया है? चलें बेटा, क्लास ऑफ करें हम लोग। अल्लाह हाफिज।